नमस्कार। मैं कौशलेंद्र मिश्र, टीईटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव उपस्थित हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ लेकर के। हमने इस पाठ में 2 कक्षाएं कर ली हैं। पाठ का नाम है युगों का दौर। ये आज तीसरी कक्षा है। तो हम पिछली बातों को आप दोहराने के लिए आप पूर्व के 2 बने हुए वीडियो जो जिनके लिंक हैं यूट्यूब पे ही, उनको आप देखें और हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। जड़ें जमाना मतलब अपनी जो संस्कृति सभ्यता है वहाँ तक पहुँचाना, अपनी जो कला है वहाँ तक पहुँचाना। इस बात का प्रमाण जड़ें जमाना मतलब अपनी पकड़ बनाना। जड़ें जमाना यानी अपनी पकड़ बनाना। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। संस्कृत क्या है? भारत में प्रयोग की जाने वाली। तो अन्य देशों में अगर उसका प्रयोग अध्ययन केंद्र है, वहाँ पे भी सिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? भारत का वहाँ पे भारतीय सभ्यता क्या है? वहाँ पे प्रभाव है। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। जो राजा वहाँ पे हुए वो क्या हुए? उनका नाम क्या था? शुद्ध रूप से, विशुद्ध यानी पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से क्या था? भारतीय और संस्कृत के नाम थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीकरण किया गया था। ऐसा नहीं था कि वो शुरू से भारत के ही थे, नहीं, उनका भारतीकरण किया गया था। भारतीकरण करना मतलब भारतीय की संस्कृति, रहन सहन, पद्धति, रिवाजों से वे परिचित हो गए थे और वो उसको मानने लगे थे। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थीं और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। थाईलैंड और मलाया। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। मतलब इंडोनेशिया, तो 3 देश अभी तक नाम आ गए। कौन? थाईलैंड, मलाया और इंडोनेशिया। यहाँ पे क्या है? भारतीय जो कला है, भारतीय संस्कृति के प्रभाव थे यहाँ पे। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। तो 2 और क्या आ गए? जावा और बाली। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है, तो फिलीपीन द्वीपों की बात आ गई। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतियाँ लिखी जाती थी पहले, मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये जो कानून और ये निर्माण का कार्य कैसे क्या संपन्न होगा, ये नियमों को जो बनाया वो उनका नाम है मनु। और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। अर्थात किसके बनाए गए कानून? मनु के। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। वास्तुकला मतलब भवन निर्माण कला। वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदूर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। भारतीय जो भवन निर्माण कला है उससे क्या तैयार हुए? अंगकोर और बोरोबुदूर की इमारतें तैयार हुई। अंगकोर और बोरोबुदूर क्या है? अंकोर वाट का हिंदू मंदिर है अंगकोर में, कंपुचिया में, और बोरोबुदूर में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। जावा में बोरोबुदूर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। जावा में कहाँ है? बोरोबुदूर कहाँ है? जावा में। तो वहाँ पे बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। और दूसरे स्थानों पर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदूर में है, जो कि किस देश में है? जावा में। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं।
अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। खंडहर यानी जो कि अब क्या हो चुकी हैं, वो जो अवशेष हैं, पुरानी जो इमारतों के अवशेष हैं, उनको क्या कहते हैं, खंडहर। उनमें बनावटी झीलें, पोखरें और नहरें हैं जिनके ऊपर पुल बने हैं, और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर में खुदा है। यह एक आकर्षक, मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य, देवतुल्य मतलब देवता तुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, लिख लेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बोरोबुदुर में है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया, या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय नाम है। जयवर्मन क्या नाम है, ऐसे नाम जय, ये सब नाम क्या रखे जाते हैं, अभी भी भारत में रखे जाते हैं। तो क्या था, कंबोडिया के राजा ने जिसको बनाया अंगकोर, अंगकोर जो क्या था, एक हिंदू मंदिर था। वह भारतीय जो कला थी उसके साथ साथ खमेर प्रतिभा से मिलकर बना वो। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पार दृष्टि होती है। वह वैसी ही वह वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कला आत्मनिष्ठ रूप से की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप से की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, स्वार्थ यानी अपना महत्व, अपना हित साधने का जो प्रयास होता है वो क्या होता है, स्वार्थ। और निस्वार्थ यानी अपना हित, अपने हित की चिंता न करना, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे। तादात्म्य स्थापित करना मतलब होता है क्या होना, कि एक ऐसा संबंध जो कि क्या हो, दोनों के अनुकूल हो, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत की विशेषता एक नोट लिख लेंगे कि भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है। दूसरा नोट लिख लेंगे कि चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। क्या था, भारतीय संगीत क्या था, यूरोपीय संगीत से जो भिन्न है वो क्या था, बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है, और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए गए। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। पाषाण यानी पत्थर। इसका निर्माण ईसवी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था, जिसके राजा हमने बताया था कौन थे, कनिष्क, जो कि किसमें थे, बौद्ध कथाओं में नायक के रूप में चिन्हित किए जाते थे। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है।
भारतीय कला के इतिहास के विभिन्न स्थानों पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गई और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। भित्ति यानी दीवाल, दीवालों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। तो आप लिख लेंगे कि गुप्त काल के दौरान, जिसको भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल में खोदी गई, तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में खोदी गई। भित्ति चित्र यानी क्या होता है, दीवालों पर चित्र बनाना। अजंता हमें किसी स्वर्ग की तरह दूर, किसी असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इस भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां, बैठी और खड़ी, श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको संदेश मिला था, उसके बावजूद बौद्ध भिक्षुओं ने ये चित्र बनाए। उनको मना था कि मतलब औरतों के पास, स्त्रियों के पास न जाओ, उनसे दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं। लेकिन क्या है, ये जो उनके मंदिर में जो भाव था वो प्रकट हुए चित्र के रूप में। लोकोत्तर गरिमा, लोकोत्तर, लोक से उत्तर गरिमा, मतलब क्या है, लोक में तो है ही, उसके अलावा जो दूसरे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो उसकी गरिमा क्या हो, चित्रित किया। 7वीं 8वीं शताब्दियों में देखिए, अजंता का एक चित्र है, यहाँ दिया हुआ है आपके सामने। 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार की गईं। अजंता गुफा मतलब पहले, इससे पहले की, एलोरा की गुफा के पहले की, और चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में इनको खोदा गया। चौथी से छठी शताब्दी के बीच अजंता की गुफाओं को खोदा गया और ऐसे ही 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। तो कैलाश का विशाल मंदिर किस गुफा में है, तो कैलाश का विशाल मंदिर एलोरा की गुफा में है। कैलाश का विशाल मंदिर किस गुफा में है, तो कैलाश का विशाल मंदिर एलोरा की विशाल गुफाओं में है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। रूपाकार मतलब रूप का आकार, उसको कैसे बनाया होगा। वास्तव में एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ है। अभी आपको बताया जा रहा है कहाँ कहाँ भारत की जो चित्रकारी जो बताया गया, तो कहाँ कहाँ ये भारत के अंदर ही कहाँ कहाँ इस कला के प्रयोग दिखते हैं। देखिए, महाबलीपुरम की एक इमारत है, कितना बारीक काम हुआ है इस पे, आप देख सकते हैं ये काम कितना ही दुर्लभ है और कितना कठिन है, कितना विशेष भी। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, खंडित यानी टूटी हुई, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हैवेल का कहना है कि इस छत विछत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है। इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। छत विछत यानी वही जो क्या हो चुकी है, खंड खंड हो चुकी है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। कहाँ है, विश्व का सृजन यानी विश्व को बनाते हुए, आरंभ करते हुए, और विश्व का नाश करते हुए, उसको खत्म करते हुए एक मूर्ति है ब्रिटिश संग्रहालय में, किसकी, नटराज शिव की। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। जावा में बोरोबुदूर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया है। तो ये क्या है, भारतीय कलाओं को, और भारतीय कलाओं का जो दिखता है विश्व के अनेक देशों में जो चित्र दिखता है, वही यहाँ आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जावा में जो बोरोबुदूर है, जो कि क्या है,
जावा में जो बोरोबुदुर है उसमें सबसे बड़ा विश्व का बौद्ध मंदिर है, तो वहाँ से बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बातें हैं जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। प्रशांति का जो अर्थ है, जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, प्रशांति यानी शांति, प्रशांत महासागर है। क्या होता है? गहराइयों में जो शांति होती है, ऊपर तो आप लहरें देखते हैं, लेकिन जो क्या होता है, जो एकदम गहराइयों में जो एक अनंत शांति होती है, कुछ भी हलचल नहीं होती है। और निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता, निरभ्र यानी होता है मेघ रहित, निरभ्र आकाश मेघ रहित है जिसमें क्या है, बादल नहीं है। स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। अब बात करते हैं भारत का विदेशी व्यापार। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों तक, जब भी ईसा मसीह के जन्म के पहले, और बहुत से विदेशी बाजारों तक भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उसका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल में कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इसमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। किसका रंग था? नील का। तो नील के रंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिख लेंगे, इंडिगो। नील के रंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिगो। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। रसायन शास्त्र यानी कि रसायनों के प्रयोग पर बातचीत, उस पर खोजें। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। फौलाद से अभिप्राय मतलब ठोस वास्तविक लोहे से, असली लोहे से है। तो भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक आसव यानी होता है कि मध्य रस, पुष्प रस, फल आदि के खमीर से तैयार किया हुआ अर्क दवा के रूप में जो प्रयोग होता था, क्या था कि मध्य रस, पुष्प रस, फूलों के रस, फल आदि के खमीर से तैयार किया हुआ जो अर्क है वो क्या कहलाता है? आसव। और भस्म यानी दवा के काम के लिए फूकी हुई धातु की राख, दवा के काम के लिए जलाई गई जो धातुओं की राख थी वो क्या कहलाती है? भस्म। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था। गर्चे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। रक्त संचरण जो तंत्र है, जो आज हम जानते हैं, विभिन्न ब्लड ग्रुप जानते हैं, तो रक्त संचार के होने की पुष्टि
पहले ही कर दी गई थी। हार्वे ने सबसे पहले ये बात बताई गई, तो ये कहा जा रहा है कि उसके पहले ही इसकी पुष्टि यहाँ पर कर दी गई थी। खगोल शास्त्र, यहाँ पे आपने देखा गर्चे, तो गर्चे का अर्थ होता है यद्यपि, हालांकि। गर्चे का अर्थ क्या होता है? यद्यपि, हालांकि। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विज्ञानों में क्या है? प्राचीनतम, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया गया था। ज्योतिष जानते हैं, जिसमें क्या होता है? भविष्य के बारे में हम ज्ञान कुछ आंकड़ों से, कुछ दिए गए चित्रों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि भविष्य क्या होगा। तो ज्योतिष आप जान गए। और फलित ज्योतिष क्या होता है? कि जिसमें फल मिलने वाले फलों का, जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर ग्रहों और तारों के शुभ तथा अशुभ से क्या होता है? भविष्य का निर्धारण किया जाता है। मतलब ग्रहों और तारों के शुभ व अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किस ग्रह का क्या शुभ प्रभाव है, किस ग्रह का क्या अशुभ प्रभाव है। ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखने वाली विद्या है। क्या है? ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ है ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखने वाली विद्या। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। मतलब क्या? जिसमें पंचांग, जिसमें क्या है? त्योहारों का, तिथियों का, सूर्योदय सूर्यास्त का वर्णन रहता है, उसको भी क्या किया गया था? तैयार किया गया था, जो अब भी क्या है? प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान, खगोल यानी आकाशीय शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। भविष्य में कैसे प्रकृति की चीज़ें घटित होने वाली है, यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण और प्रयोग में और रसायन शास्त्र व धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने बस में रख सका। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, तब हमने देखा रसायन शास्त्र। प्राचीन भारत में किन किन शास्त्रों पे क्या मिलता है? हमें उनकी अध्ययन की जानकारी मिलती है। तो हमें प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, फलित ज्योतिष, खगोल शास्त्र, इनकी अध्ययन की जानकारी, शरीर रचना और शरीर विज्ञान, इनके अध्ययन की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन व उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी। मतलब क्या होता है? कभी कभी कोई चीज़ पहले किसी के बारे में कोई ऐसा ज्ञान पहले क्या हो जाता है? उद्भव हो जाता है कि जो आगे बढ़ने के लिए, आगे अलग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं प्रेरित करता है। चौखटा यानी कि क्या होता था? लकड़ी आदि का एक ढांचा था, तो उसी का प्रयोग किया जाता था गिनती के लिए। रोमन व इसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इस बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था। अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव डाला था। शून्यांक यानी भारत ने क्या बुलाया? शून्य प्लस अंक। भारत ने क्या दिया? शून्य अंक दिया, जिसने क्या किया? बहुत सारे बाधाओं से मुक्ति दिलाई और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्यामिति, अंक गणित, अंकों का गणित और बीज गणित यानी क्या होता है? इसमें आंकड़ों का गणित, इस पर क्या हुई? का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। ज्यामिति यानी जो आप पढ़ते हैं, त्रिभुज, वर्ग, ये सब सारी चीज़ें जितने भी आप
रेखा गणित बोलते हैं, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, तो क्या है वो था। और बहुत प्राचीन काल में ही बताया जा रहा है कि इनका उद्भव हो गया था। अंक गणित, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, आप एलसीएम, एचसीएफ, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। और अंक गणित में आप पढ़ते हैं लाभ हानि आदि के चैप्टर। शायद आरंभ में। और बीजगणित का अर्थ हमने जो बताया, गणित का एक भेद जिसमें संख्या की जगह अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यक्स जो आप मानते हैं, यक्स मानने वाला जो गणित है, यक्स वाई जो आप पढ़ते हैं। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। क्या होता था कि जो वेदियां बनती थी, जो आसन थे वैदिक काल में, वो क्या होते थे, ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। कि उसमें क्या होते थे, ज्यामिति यानी रेखा गणित के से संबंधित जो आकृतियां थी बनती थी। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। जो आप देखते हैं अपना शून्य, वो क्या था, एक छोटी बिंदी के समान या नुक्ते के जैसे था। उर्दू में जिस नुक्ते का प्रयोग ज क आदि के नीचे करते हैं, वही नुक्ता। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। शून्यांक और स्थान मूल वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ। तो प्राचीन ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, तो ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का जन्म 427 ईस्वी में हुआ। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर 522 ईस्वी का है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। तो आप प्रश्न को लिख लेंगे कि लीलावती ग्रंथ के रचयिता कौन है, या फिर लीलावती पुस्तक को किसने लिखा है। तो 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कर द्वितीय ने लीलावती पुस्तक की रचना की है। 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कर द्वितीय ने लीलावती पुस्तक की रचना की है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी। गोकी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, हालांकि गोकी यानी जबकि पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लीलावती का। ये किसकी पुस्तक है? अंक गणित की। लिखा किसने है इसको? 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कर द्वितीय ने। अब आप एक प्रश्न लिख लेंगे कि प्राचीन भारत में गणित के जानकारों के नाम लिखिए, या फिर गणित के कुछ विद्वानों के नाम लिखिए। 2 या 3 विद्वानों के नाम लिखिए। तो पहले नाम किसका आता है? आर्यभट्ट का। दूसरा नाम भास्कर का। तीसरा नाम ब्रह्मपुत्र का, और फिर भास्कर द्वितीय का। तो 4 नाम आप लिख लेंगे। प्राचीन भारत में गणित भाषा के 4 जानकारों के नाम लिखिए, या फिर गणित शास्त्रों की रचना करने वाले 4 विद्वानों के नाम लिखिए। तो जो हैं आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मपुत्र और भास्कर द्वितीय। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में 753 से 774 ईस्वी
कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। मतलब यहाँ से जब पुस्तकें गई तो उसके अंदर जो ज्ञान था उसने क्या किया, अरबी जगत में जो गणित था, ज्योतिष था, उसके विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या प्लस अध्ययन से बना है, विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। अरबी जगत से क्या पहुंचा, भारत से गणित कहाँ गया, अरब, बगदाद, और वहाँ से अरबी जगत से गणित कहाँ गया, स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा। तो भारत का गणितीय ज्ञान अरब यानी बगदाद के बाद कहाँ गया, तो बगदाद के बाद स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों से यूरोपीय देशों में फैला और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन के कई सौ वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन कोई भी चीज़ कहीं जाती है नई, उसका विरोध होता है। तो अब क्या हुआ, विरोध तो हुआ शुरू में, लेकिन फिर देखा जाता है कि उसका प्रयोग होने लगा। और सबसे पहले सिक्का कहाँ मिला, सिसिली में 1134 ईस्वी में। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग कब हुआ, 1490 ईस्वी में। तो हम यहीं तक इस अभी रहने देते हैं, फिर उसको आगे करेंगे। सिसिली जगह का नाम है, आपको एक काम देते हैं कि सिसिली जगह किस देश में है, आप इसको खोजेंगे। बाकी इससे जो प्रश्न मैंने बताया उसको लिखते चलेंगे कि प्राचीन भारत के गणित शास्त्रियों के नाम लिखें। 4 गणित शास्त्रियों के नाम आए हैं, वो आप लिख लेंगे। इसके अलावा आप लिख लेंगे कि कौन कौन से प्राचीन भारत में किन किन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था। आपने खगोल पढ़ा, गणित पढ़ा, फलित ज्योतिष पढ़ा और औसत विज्ञान पढ़ा, और औसत विज्ञान आपने पढ़ा, शरीर रचना और शरीर विज्ञान पढ़ा। तो इसका ये देखिए, एक महरौली में क्या है, भारत में पक्के लोहे यानी फौलाद के फौलाद बनाने के लिए क्या थे, ये लोग जानकार थे, जानते थे, फौलाद को ताव देना जानते थे। तो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ, जिसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। देखिए ये लौह स्तंभ है और ये क्या है, 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, मतलब 500 ईस्वी के आसपास। अभी क्या है 2000 चल रहा है, तो ये क्या है 1500 कब हुआ, 500 ईस्वी के आसपास तो हुआ। तो इनको आप लिख लेंगे कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। उम्मीद है कि आप अपने सभी कार्य करेंगे और कृपया जब वीडियो को देखें, जब भी कोई वीडियो देखें तो अपनी उत्तर पुस्तिका साथ लेकर बैठें। धन्यवाद।